हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। अपने सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में एक चैप्टर और बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी, ओवरऑल हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले सिस्टम के बारे में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसी चैप्टर में भी हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिनका एक स्पेशली चैप्टर ही बन गया, जो कि है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिफोर गो अहेड, चैप्टर के वेटेज के बारे में पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो 6 मार्क्स रहेगा, जो कि हमेशा की तरह हम चैप्टर शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक एमसीक्यूज आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स लिया गया था। तो अपने यहाँ 6 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 6 क्वेश्चन। तो अभी इनका पता नहीं है कौन से चैप्टर से आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एमसीक्यूज दे रखे, तो 100% चांस है कि एक एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स का होगा। वो आपको कोई हार्मोन के बारे में पूछ सकता है, प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ सकता है, या फिर नर्वस सिस्टम के कोई प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, जिसमें आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, और ये दोनों मार्क्स नॉलेज बेस्ड होंगे। नॉलेज बेस्ड, ओके। नॉलेज बेस्ड वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, यूज ऑफ नॉलेज वाले बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज बेस्ड वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, और सबसे हार्ड होते हैं जिसमें आपको यूज करनी पड़ती है अपनी स्किल। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो इसमें जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क है, वो सारे के सारे नॉलेज बेस्ड हैं। और एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके, जिनको आपको वन लाइनर की फॉर्म में लिखना होगा, ओके। और इसके बाद में आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये है 3 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अपने सिलेबस के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे हैविंग 3 मार्क्स ईच, टोटल 12 क्वेश्चन हैविंग 3 मार्क्स। सो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ऑलराइट। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जो कि है नॉलेज बेस्ड। सो ओवरऑल ये चैप्टर आसान सा है। मैं बात करूं टोटल मार्क्स 6 की, तो 1 क्वेश्चन कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, और 5 मार्क्स इसके आसान होंगे, ऑलराइट। तो लास्ट ईयर ये चैप्टर जो मैं लास्ट ईयर के एग्जाम के बारे में बात करूं, तो ये इनका जो वेटेज है ना, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स था। 10 मार्क्स सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था, तो काफी प्रॉब्लम हुई होगी उनको उनके मार्क्स को डिवाइड करने की। तो ये जो चैप्टर है ये 9 मार्क्स का लास्ट ईयर आ गया था, और ये ओवरऑल हर एक टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है गैस करने में, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, और वहीं से आने की संभावना होगी। तो मैं बात करूँ, लास्ट ईयर आया था आपका एक एमसीक्यूज, ओके, एमसीक्यूज आया था आपका, और उसके अंदर आपका इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में पूछा था कि कौन सा जो ब्रेन का पार्ट है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ओके। और एक आया था आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको उन्होंने हार्मोन से लिए थे। हार्मोन, अपने बॉडी के अंदर हार्मोन कब रिलीज होंगे, कितनी अमाउंट के अंदर हार्मोन रिलीज होंगे, कब, क्या उनकी टाइमिंग होगी, तो वहां से एक क्वेश्चन आया था। और ग्लैंड्स के बारे में पूछा था कि ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। और इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आए थे, जिसमें न्यूरॉन के बारे में पूछा था, न्यूरॉन के बारे में पूछा था। और इसके बाद में आया था इसके अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो कि और में आया था। और के अंदर 4 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया गया था, और के अंदर दिया गया था, आपको अल्टरनेट दिया गया था। एक इसमें पूछा था आपका रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, और ये पूछा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन क्यों डेवलप्ड है, या क्यों डेवलप्ड हुए, या ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा क्यों होता है, ऑलराइट। तो ये था एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इसकी जानकारी। दूसरे में पूछा था उन्होंने ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उनके बारे में पूछा था कि ओवरी से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है उनका नाम लिखिए, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए, उनके फंक्शन बताइए, और फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम पूछा था। तो इस चैप्टर में अपने को काफी सारे डायग्राम भी देखने को मिलेंगे, तो आपको इनके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ये था लास्ट ईयर का आया हुआ मैटर। तो इस मैटर से इस साल कुछ नहीं आएगा, ओके, इस साल कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीट नहीं होते हैं,
एक दो मार्क का कोई क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के आ सकता है, लेकिन वैसे खूब आपको कोई ग्लैंड्स के बारे में या फिर हार्मोन के बारे में नहीं पूछेगा। जो हार्मोन के बारे में पूछ लिया, जो ग्लैंड के बारे में पूछ लिया, उसको छोड़ दो। उसके बाद में जो ग्लैंड बची है या हार्मोन बचे उनको पढ़ लो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, ओके, आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आप खड़े हो, आप चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आपने चौक होल्ड कर रखा है, तो ये सारा का सारा किसी ने कंट्रोल कर रखा है। अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है, उसने ही कंट्रोल कर रखा है, और इस सिस्टम का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम यहाँ बात करेंगे एनिमल के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर कैसे होता है, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम प्लांट के अंदर। ओके, तो इस साल के लिए मैं ओवरऑल बात करूं तो एनिमल मे बी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर आपसे पूछेगा। प्लांट की यहाँ पे मूवमेंट है, और प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, प्लांट के जो फोटो हार्मोन है उनके बारे में पूछेगा कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है ट्रॉपिक मूवमेंट या प्लांट मूवमेंट और प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। यदि मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू, जो कि एक स्पेशल टाइप की सेल से बने होते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन है, ये बहुत सारे न्यूरॉन आपस में मिलकर बनाती है नर्व टिश्यू। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, नर्व टिश्यू इज टाइप ऑफ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मिलियन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ओके, यहाँ पर इस साल एक न्यूरॉन का डायग्राम भी पूछ सकता है, तो मैं नर्वस सिस्टम को डिवाइड करूं तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो अपनी बॉडी के सेंटर में क्या है? अपनी बॉडी के सेंटर में है अपना ये ह्यूमन ब्रेन और अपनी ये स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ह्यूमन ब्रेन और अपनी स्पाइनल कॉर्ड। तो लास्ट ईयर ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था स्टूडेंट्स। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम और उनके पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था ना, ये बोल रहा हूँ, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो आपके जो ब्रेन की जो पार्ट्स है, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है और इनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हिंड ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ये सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट। ये थी जानकारी नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर आता है अपना ह्यूमन ब्रेन और अपने स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, इसके बाद में आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये अपना ह्यूमन ब्रेन है। ओके, ये अपना ह्यूमन ब्रेन है। ओके, ह्यूमन ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ब्रेन से निकलने वाली ये जो न्यूरॉन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या वायर जैसे स्ट्रक्चर अपने बॉडी के अंदर इनका नेटवर्क बना है और ये काउंट की जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ओके, स्पाइनल से निकलने वाले न्यूरॉन को बोलते हैं स्पाइनल नर्व। इनको ओवरऑल हम डिवाइड करें तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो इन मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। तो सेंसरी न्यूरॉन वो होती है जो सेंस को ब्रेन तक ले जाती है। मोटर न्यूरॉन होती है वो ब्रेन के पास जाएगी और ब्रेन उस पर एनालिसिस करेगा, उसके बाद में मैसेज को मोटर न्यूरॉन के थ्रू जहां पे अपना ऑर्गन इफेक्ट है वहां तक पहुंचाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना होगा। ऑलराइट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। मैं बोल सकता हूँ तो लास्ट ईयर क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ लिया गया था, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? स्टूडेंट्स, अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बात करूं तो अपना ह्यूमन ब्रेन करता है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, वैसे ह्यूमन का जो मैं बोल सकता हूं सीपीयू ह्यूमन ब्रेन होता है।
सारी चीजों को कंट्रोल ये करता है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन के पास ना होकर अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है, और स्पाइनल कॉर्ड ही उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। तो कुछ ऐसे स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है जिनको बहुत कम टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली अपना हाथ किसी हॉट प्लेट पे रखा गया, या फिर अपने को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो हम बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे करते हैं, बहुत जल्दी अपना हाथ उठाते हैं। तो ये जो कंट्रोल किया है, ये कोऑर्डिनेशन किया है, ये आपके हाथ को ऊपर उठने के लिए मजबूर किया है, ये ब्रेन ने नहीं बताया, ये स्पाइनल कॉर्ड ने बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, तो इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? इमीडिएटली रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुली, immediately response against stimulus is counting reflex action। इनका एक रास्ता बनता है। सपोज दैट ये हाथ हॉट प्लेट पे रखा गया है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ने अपने मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा, और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड ने अपने से दूसरी न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे मैसेज भेजा, और यहाँ पे जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना हाथ उठ गया। तो इनकी जानकारी ब्रेन के पास नहीं होती। तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ गया, इस साल आने की कोई संभावना नहीं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी बात अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बारे में बात करूं पार्ट ऑफ ब्रेन्स के बारे में। ब्रेन की 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है ना, इनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। तो आपको पूछ सकता है फंक्शन के बारे में। ऑलराइट, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके और इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट ईयर पूछ लिया था, वॉलंटरी एक्शन या इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से भी हो सकती है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेक ए राइट पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो पोस्चर और बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो ये थी जानकारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन आता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद में बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। स्टूडेंट ध्यान रखना, अपने बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो खाली एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। एक सिस्टम देखिए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके साथ एक सिस्टम और जुड़ा होता है। दोनों कोऑपरेट करके पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा ब्रेन को मैसेज देते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म के अंदर ब्रेन को मैसेज देते हैं, और इसी फॉर्म के द्वारा मैसेज उनको रिस्पॉन्ड करता है। और जहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पहुंचते हैं हार्मोन, वहां पहुंचते हैं हार्मोन। तो हार्मोन को रिलीज करने वाला अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बॉडी की सारी ग्लैंड आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती है, जो कि रिलीज करती है हार्मोन, और हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। वो केमिकल की फॉर्म के अंदर मैसेज भेजते हैं, और नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज भेजा जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में भेजा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अपने को इस साल जो ज्यादा ध्यान देना है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर ये जो प्लांट मूवमेंट है, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन। हार्मोन के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करते हैं हार्मोन, नर्वस सिस्टम रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ऑलराइट, थोड़ी बहुत भी कभी किसी भी सिस्टम के अंदर कमी आ गई तो पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गेट इफेक्टेड और फाइनली हम बेमार हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं बात करूं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, क्राइन का मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स, बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड्स। ओके, और ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है, ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है। वे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को बॉडी के अंदर ही रिलीज करती है, और वे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड द ग्लैंड्स व्हिच रिलीज देयर सिक्रेशन इनसाइड द बॉडी
known as endocrine glands, and the glands which secrete their substance inside outside the body, that is called exocrine glands. Okay, endo and exo, endo plus exocrine glands. जैसे exocrine glands के बारे में बात करूं, टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड अपने आंसू बाहर आते हैं, स्वेट ग्लैंड नहीं, स्वेट पसीना बाहर आता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना स्टूडेंट्स, वो डक्ट हैविंग डक्ट होती है, सपोज दैट ये ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होती है? स्पेशल टाइप के सेल्स का एक ग्रुप होता है, उनको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड है, इसने अपना सीक्रेशन रिलीज किया और ये सीक्रेशन इसकी डक्ट के द्वारा रिलीज होगा। किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैविंग क्या होती है? हैविंग डक्ट, हैविंग डक्ट। और ये क्या होती है? डक्टलेस। ये क्या होती है? डक्टलेस। और ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिला देती है। देयर इज नो डक्ट। इनके अंदर क्या नहीं होती? डक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? डक्ट नहीं होती। तो मैं बोलूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, मैं इन ग्लैंड्स के बारे में बात करूं और अपने यहाँ डायग्राम भी एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं ब्रेन से। ब्रेन के अंदर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद में थाइमस, हाइपोथैलेमस, थायराइड, थाइमस, और इसके बाद में किडनी के ऊपर आती है एड्रेनलिन ग्लैंड। और फीमेल के बारे में बात करूं तो ओवरी, और मेल के बारे में बात करूं तो टेस्टिस। तो लास्ट ईयर यहाँ पे एक डायग्राम पूछा था कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डायग्राम बनाइए फीमेल का, तो वहाँ पे आपको ओवरी शो कर दिए, और मेल का पूछे तो वहाँ पे आपको टेस्टिस दिखाना है। तो इस साल डायग्राम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको कोई ग्लैंड के बारे में पूछ लेगा और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में पूछ लेगा। तो इस साल यदि मैं ग्लैंड के बारे में बात करूं तो पैनक्रियास ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन दोनों के फंक्शन के बारे में पूछ सकता है और पूछ सकता है कि इस हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन, उनका फंक्शन, और एड्रेनलिन ग्लैंड, उनसे रिलीज होने वाला हार्मोन और उस हार्मोन के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी। ऑलराइट, तो ये थी जानकारी एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं बोल नहीं सकता। लास्ट ईयर भी इस साल से आया था यहाँ से क्वेश्चन, और इस साल भी आ सकता है। यहाँ पे ये 1 मार्क्स का और ये 1 मार्क का एमसीक्यूज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट के अंदर भी कोई न्यूरॉन या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होती है? नो स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर देयर इज नो ब्रेन, नो स्पाइनल कॉर्ड। सो प्लांट भी एक प्रकार का बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी ग्रोथ होती है, इसके फ्रूट फ्लावर सब लगते हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? तो स्टूडेंट्स इनके अंदर आते हैं फाइटो हार्मोन। क्या आते हैं? फाइटो, 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 फाइटो का मतलब यहाँ पे प्लांट्स है। क्या? प्लांट या फाइटो हार्मोन। तो ये हार्मोन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हार्मोन, जो कि प्लांट के जो टिप है, टिप ऊपर का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है प्लांट का, टिप, वहां पे ये सिंथेसाइज होता है। और प्लांट के बेंडिंग, प्लांट का बेंडिंग होना टुवर्ड्स स्टिमुलस, सनलाइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कोई एक सिंगल हार्मोन नहीं है, इट इज ग्रुप ऑफ मैनी हार्मोन, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीजन। ओके, और इसके बाद में आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, और ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले प्लांट छोटा होता है, धीरे 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 उसका प्लांट सेल डिवीजन होती है, उसका स्टेम ग्रोथ करता है, ब्रांचेस बनती है। तो मैं यहाँ बात करूंगा स्टेम के बारे में, और स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन, दैट इज जिब्रेलिन। और इसके बाद में आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन स्टूडेंट्स, हम बात करें अपनी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होती है, प्लांट के अंदर भी सेल डिवाइड होती है। पहले स्टेम पतला सा होता है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, उनकी चौड़ाई, उनकी ब्रीथ बढ़ जाती है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये नेक्स्ट प्लांट हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब यहाँ सेल से है, तो आसानी से आप याद कर सकते हो कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। और प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत फास्टली होता है, लाइक फ्रूट और सीड्स के अंदर जो सेल बहुत तेजी से, स्पीडली से डिवाइड होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका साइटोकाइनिन। और इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और यदि मुझे लगता है यदि पूछ लेगा प्लांट के बारे में आपको, तो मेरा ये सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये देखो ऑक्सीजन हार्मोन ओवरऑल में बोलो तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
जिबरेलिन हार्मोन ओवरऑल बोलूं तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्लांट के अंदर एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपनी ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए रोक देता है। उस ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट्स ग्रोथ, मतलब कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को रोकेगा, क्योंकि उस टाइम उसको फूल और फ्रूट लगाने होते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए रोक देगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, इनका फंक्शन पढ़ के जाना है, फंक्शन। और आपको ये भी पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर which one is not a फाइटो हार्मोन, निम्न में से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो आपको एक हार्मोन अपनी बॉडी का दे देगा, अपनी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन दे देगा और बाकी प्लांट के दे देगा। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि ये प्लांट हार्मोन है या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन है। ऑलराइट, और इसके बाद में जिस टॉपिक पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है इस साल के लिए, आता है आपका प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट स्टूडेंट्स, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ दो टेक्निकल टर्म्स बोलूंगा आपको। यदि प्लांट मूवमेंट को मैं डिवाइड करूं तो इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट की वो मूवमेंट जो स्टिमुली की डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट होती है। ऑलराइट, जिधर स्टिमुली उधर उनका मूवमेंट, कहने का मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं सनफ्लावर के फूल की, जिधर सन होगा उधर वो बैंड हो जाएगा, जिधर सन होगा उधर वो बैंड हो जाएगा, जिधर सन होगा उधर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा ऑपोजिट साइड ऑफ द सनलाइट, तो उसको बैंड कर देगा। ऑलराइट, जिधर सन उधर आपका सनफ्लावर बैंडिंग। तो जिधर सन मतलब स्टिमुली, लाइट यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस है, जिधर स्टिमुलस उधर आपका बैंडिंग। तो ये टुवर्ड्स स्टिमुली के क्या हो गया, बैंड हो गया या मूवमेंट हो गई स्टिमुली के सामने, या जहाँ जिधर स्टिमुली है उधर उनका क्या हो गया, रिस्पोंड कर दिया उसने या उसने मूवमेंट कर दिया। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है इसका ऑपोजिट नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक में छुपा हुआ एन का मतलब होता है नोट, ये डायरेक्शनल नहीं होती। इसका मतलब ये हो रहा है कि जिधर स्टिमुली है ना उधर रिस्पोंड नहीं करेगा प्लांट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। ये फ्लावर के जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना, पेटल, ओपनिंग ऑफ पेटल एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, सन की प्रेजेंस में, मून की प्रेजेंस के अंदर ये पेटल खुलते हैं ना, ये पेटल खुलते, इनका खुलना और बंद होना एक नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है। और यहाँ पर ये डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। सन ऊपर है, फ्लावर चाहे किधर भी क्यों ना वो ओपन और क्लोज होगा। मून ऊपर है, इधर है, इधर है, इधर है, उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको ओपन और उनको क्लोज होना है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सा है, ट्रॉपिक मूवमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको यहाँ पर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपने को स्टिमुलस के बारे में पता होना चाहिए, स्टिमुली के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं स्टिमुली के बारे में बात करूं तो फोटो, पहले तो लाइट एक प्रकार की स्टिमुली है, और लाइट को साइंटिफिक भाषा में बोले तो फोटो होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे जो प्लांट रिस्पोंड करेगा वो लाइट की तरफ करेगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आपको एक प्लांट बनाना है और आपको सन दिखाना है, पहले आपको एक स्ट्रेट प्लांट दिखाना और इसके बाद में आपको सन को ऊपर दिखाना है, सन को थोड़ा सा आगे कर दो और ऐसे बेंड कर दो, तो वहां पर उसको आपको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो इस साल के लिए मैं बोल सकता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में आता है हाइड्रो भी एक प्रकार का क्या है, हाइड्रो भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की क्या स्टिमुली है। जिधर पानी होगा उधर प्लांट की रूट पानी की तरफ मूवमेंट करेगी। तो पानी जिधर, स्टिमुली जिधर, उधर ही प्लांट की रूट का मूवमेंट, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। तो आपको क्या करना होगा, एक ड्राई सॉइल दिखानी और उसके अंदर आपको स्ट्रेट रूट दिखानी है, और एक दूसरा प्लांट बनाना है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दूरी पर उसको पानी दिखाना है और पानी की तरफ आप रूट बेंड कर देना। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप शो कर दो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, और डायग्राम को बहुत ही बेहद ही सुंदर और एलाबोरेट बनाना है ताकि एग्जामिनर आपकी थ्योरी ना पढ़े, आपके डायग्राम से इंप्रेस होकर आपको आउट ऑफ मार्क्स दे दे। और इसके बाद में आता है जियो, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जियो का मतलब होता है ग्राउंड, ओके, और ग्राउंड में क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी। और जो रूट होती है,
रूट की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी नीचे तो रूट की ग्रोथ भी नीचे। ऑलराइट, तो मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। इसके बाद में आता है थिग्मोट्रोपिज्म, या थिग्मो का मतलब है टच, थिग्मो का मतलब है टच। तो स्टूडेंट्स अपने एनसीईआरटी के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट, छू मी का प्लांट, उनकी लीफ को टच करने के बाद वो लीफ फोल्ड हो जाती है, लीफ फोल्ड हो जाती है। तो इसने आपको क्या किया, आपने उनको टच किया, तो टच यहाँ पे क्या है, स्टिमुली। ऑलराइट, तो ये प्लांट की लीफ का फोल्ड होना उसमें ट्रिगर प्रेशर की वजह से होता है, और कुछ मोमेंट बाद वो पानी जो फुड वाटर वैक्यूल्स होती है ना, वो ब्रस्ट अप हो जाती है, तो पानी क्या हो जाता है, फैल जाता है, पत्ती नीचे जाती है, वापिस वो पानी अपनी स्थिति में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल पूछ सकता है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, तो आप बोल सकते हो टच मी नॉट प्लांट, दैट इज बॉटनिकल नेम इज मिमोसा प्यूडिका। राइट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इसके बाद में आता है केमोट्रोपिज्म, और केमोट्रोपिज्म 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन सकता है। केमो का मतलब यहाँ पे केमिकल है, यहाँ पे केमिकल क्या है, स्टिमुली। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है ना, फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब रिलीज होती है, और पोलन ट्यूब ओवेरी की तरफ मूवमेंट करती है, ओवेरी की तरफ मूवमेंट करती है। ऐसा क्या है ओवेरी के अंदर, ओवेरी में एक सुगरी टाइप सब्सटेंस होता है, सुगरी टाइप सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है, उस केमिकल के टुवर्ड्स वो पाइप मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे स्टिमुली क्या है, केमिकल, स्टिमुली क्या है, केमिकल, और केमिकल a sugary type substance present in plant ovary, और उसी की टुवर्ड्स पोलन ट्यूब की मूवमेंट होती है। तो यहाँ से आपको इनकी डेफिनेशन पूछ के व्हाट डू यू मीन बाय फोटोट्रोपिक, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और शायद ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है आपको हाइड्रोट्रोपिज्म। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से ले लिया, ये हार्मोन से ले लिया, इधर ग्लैंड से ले लिया। ऑलराइट, तो मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो बोल सकता हूं स्टूडेंट्स आपको 2 ग्लैंड्स पढ़नी है, आपको पढ़नी है पैनक्रियाटिक ग्लैंड और आपको पढ़नी है एड्रेनलिन ग्लैंड। ऑलराइट, ये था एंडोक्राइन का काम। और इसके बाद में मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ना, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने हैं, उनके फंक्शन पढ़ने हैं, ब्रेन के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ब्रेन के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको डायग्राम देके ये पूछ लेगा कि राइट टू फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो इस चैप्टर में काफी सारे डायग्राम, इन सभी के डायग्राम है स्टूडेंट्स, इन सभी के डायग्राम है। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम आ गया, और न्यूरॉन का डायग्राम आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डायग्राम आ गया। तो इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक मूवमेंट, ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट हार्मोन। आसान सा चैप्टर। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ट्रॉपिक मूवमेंट, आपको पढ़ना है ट्रॉपिक मूवमेंट, सॉरी, बिकॉज दिस माय चॉक इज हैविंग डस्ट, नॉट डस्ट फ्री। ऑलराइट, और मैं इनको जनरली रखता हूँ क्योंकि इनकी स्पीड होती है। ओके, और आपको पढ़ना है ब्रेन के बारे में, ब्रेन का डायग्राम और ब्रेन के पार्ट्स। ओके, प्रैक्टिस इतनी करना है कि आप विद इन 2 मिनट के अंदर आप ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ कर सको। ओके, और इसके बाद में 3 में ये फाइटो हार्मोन और उनका फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछेगा, साइटोकाइनिन के बारे में नहीं पूछेगा। ऑलराइट, तो न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूरॉन स्टूडेंट्स, और ये नेटवर्क होता है बहुत सारी न्यूरॉन का तब जाके आपका नर्वस टिश्यू बनता है। ऑलराइट, न्यूरॉन के बारे में बात करूं तो जैसे अपनी बॉडी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना ब्रेन है, ये अपना ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन, स्पाइनल से निकलने वाले न्यूरॉन, इसको हमने कट मारा और माइक्रोस्कोप से देखा तो यहाँ पर मिलियंस आपको एक लॉन्गेस्ट सेल नजर आएगी, बॉडी की सबसे लंबी सेल न्यूरॉन। ओके, और न्यूरॉन का डायग्राम के बारे में बात करूं तो डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, यू सेट बनाना है, ऐसे सारे यू बनाना, ओके, और ये रहा आपका न्यूरॉन का डायग्राम, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आती है नर्व एंडिंग, यहाँ पे आती है नर्व एंडिंग। ओके, ये नर्व एंडिंग। हाँ, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स,
ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम। ये सारा न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्मा है। ये डेंड्राइट है और ये डेंड्रोन है। ये इसका साइटोप्लाज्मा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सोन है और इसका नर्व एंडिंग है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, नर्व एंडिंग, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, सपोज दैट ये न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा गैप होता है। क्या होता है? गैप। तो वैसे तो जो इंपल्स जाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो इंफॉर्मेशन जाती है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज जाते हैं ब्रेन के पास। और अभी हम कह रहे हैं कि दो न्यूरॉन के बीच में, और ये मैसेज ले जाते हैं न्यूरॉन, ओके, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? गैप। तो सर इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाएंगे दूसरे न्यूरॉन के पास? तो स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में नहीं जाएगा, यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल। तो यहाँ पे जो मैसेज इन्फॉर्मेशन जाएगी वो केमिकल की फॉर्म में जाएगी, आयन की फॉर्म में। मैं बोल सकता हूँ सोडियम आयन और ये पोटेशियम, या हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये थोड़ा सा यहाँ पढ़ा काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अपने 10th क्लास में इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे जो केमिकल की फॉर्म में इम्पल्स जाएंगे उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच में पाए जाने वाले गैप को बोलते हैं सिनेप्स। और यहाँ पे सिनेप्स के अंदर जो मैसेज और सूचना जाएगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में नहीं, केमिकल की फॉर्म में। और उनके लिए यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म्स बन जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर सुपरफास्ट बता देता हूँ आपको। ये ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ने, ट्रॉपिक मूवमेंट में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दोनों का आपको बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है। ऑलराइट, बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है, ह्यूमन ब्रेन और उनकी पार्ट, उनका डायग्राम और इनके फंक्शन। इसके बाद में प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन। लास्ट ईयर जो भी चीजें आ गई उनको नहीं पढ़ना, आप पहली बार इनको डिटेल से पढ़ चुके हो, लेकिन अब आपको प्लानिंग करनी है। एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये था अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बायोलॉजी का। अगला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।